नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अजीत पवार ने ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का झंडा हटाया। भाजपा को समर्थन देने की अटकलों पर बोले, मैं पूरी तरह से एनसीपी के साथ हूँ और रहूंगा। तो दोस्तों, एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। और दोस्तों, अजीत ने कहा है कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है और किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, भाजपा के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा, चाहो तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं। तो दोस्तों, इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के भाजपा के साथ जाने की खबरों को सिर्फ अटकलें बताया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में बात हो रही है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अजीत चुनाव में व्यस्त है। और इस बीच अजीत ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटा दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत के साथ एनसीपी के 40 विधायक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच पार्टी के ही 3 विधायक माणिक कोकाटे, सुनील सेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजीत पवार के समर्थन में आ गए हैं और तीनों विधायकों ने कहा है कि अजीत जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा, यह कवायद अगली पीढ़ियों के लिए, अदालत और संसद इस पर फैसला करेंगे। तो दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 अप्रैल को दोबारा होगी। और दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और दोस्तों जस्टिस हिमा कोहली की 5 जजों संवैधानिक बेंच इन पर सुनवाई कर रही है। तो दोस्तों, मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी ने की है। और दोस्तों, पहले दिन सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई दोपहर 1 बजे तक चली और दोस्तों फिर लंच के बाद 2 से 4 बजे तक की गई है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा भी दाखिल किया था और सरकार ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलिट क्लास की है और कानून बनाए जाने पर आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। और सरकार ने कहा है कि सभी धर्मों में विवाह का एक सामाजिक महत्व है और हिंदू में विवाह को संस्कार माना गया है, यहाँ तक कि इस्लाम में भी। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए और इन पर फैसला करना संसद का काम है, कोर्ट को इससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरुणाचल में बौद्ध अनुयायियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत चीन सीमा के आखिरी गांव में जुटे 600 बौद्ध। चीन ने यहाँ 11 जगहों के नाम बदले थे। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव जेमीथांग में सोमवार को गोरसम स्पूत में नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो दोस्तों, इसे चीन और भारत और बौद्ध अनुयायियों की ओर से संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, चीन ने 15 दिन पहले अरुणाचल के 11 जगहों के नाम भी बदले थे और तवांग जिले में नालंदा बौद्ध परंपरा के तहत बुद्धिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें दोस्तों सीएम पेमा खांडू ने शिरकत की और उन्होंने इसे दुर्लभ और ऐतिहासिक बताया है। वहीं दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में थेगस्य रिनपोचे, गेहसे खेनपोस के प्रतिनिधि और सभी हिमालय राज्यों के हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तर बंगाल, डोर जयगांव और डीसा, दक्षिण भारत मठ और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जैसे कि दोस्तों तुतिंग, मेचुंगा, तांगसिंग और अनिंगी से भी 35 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कार्गो फायर लाइट जलने से फॉल्स वार्निंग मिली, 140 पैसेंजर को लेकर बीच रास्ते से लौटा। तो दोस्तों, स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। तो दोस्तों, दरअसल पायलट को विमान के एएफटी कार्गो फायर लाइट जलने की फॉल्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद दोस्तों, विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और विमान में 140 लोग सवार थे। तो दोस्तों, सभी यात्री सुरक्षित है और एयरलाइन कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक स्पाइस जेट B737 की ऑपरेटिंग दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट SG8373 ने सुबह 9:45 पर दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी और श्रीनगर पहुंचने से पहले ही कॉकपिट में एएफटी कार्गो फ्लाइट लाइट जली, जिसके बाद दोस्तों उसे फौरन दिल्ली लाने का फैसला किया गया। हालांकि दोस्तों, पायलट ने जब इसे चेक किया तो लाइट खुद ही बुझ गई थी। तो दोस्तों, लैंडिंग से पहले सभी ऑपरेशनल पैरामीटर सामान्य पाए गए और फ्लाइट से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। और कंपनी ने बताया कि इसके बाद जब एएफटी कार्गो को खोला गया तो वहां आग या धुआं जैसी कोई चीज नहीं मिली और शुरुआती जांच में वार्निंग झूठी मिली है। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पायलट ने जब इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी तो सुबह 11:45
11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और बाद में दोस्तों फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया और एयरक्राफ्ट को पार्क कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के डेली केसेस घटे। 24 घंटे में 7,633 नए मामले सामने आए, 11 मौतें। दिल्ली में 18 दिन में 433% बढ़े केस। तो दोस्तों देश में कोरोना के मामलों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,633 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दोस्तों 11 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों एक्टिव केस का आंकड़ा 61,233 हो गया है। वही दोस्तों दिल्ली में 30 मार्च से 17 अप्रैल के बीच कोविड के केसेस में 430% से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। वही दोस्तों आधिकारिक डेटा के अनुसार 30 मार्च को 932 केस थे, जो 17 अप्रैल को 4,976 तक पहुंच गए थे। इससे पहले दोस्तों रविवार को 9,111 नए संक्रमित आए थे, जबकि 27 लोगों की मौत हुई थी और शनिवार को 10,093 और शुक्रवार को 10,753 नए केस किए गए थे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा 11,000 से ज्यादा केस 13 अप्रैल को दर्ज किए गए। वही दोस्तों इस दिन ही सबसे ज्यादा 29 मौतें भी हुई थी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 7,633 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वही दोस्तों इनमें से 4,469 केस सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं। तो दोस्तों केरल में 1,528, वही दोस्तों दिल्ली में 1,017, हरियाणा में 898, तमिलनाडु में 521 और महाराष्ट्र में 505 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मुस्लिम कोटा विवाद, अगली सुनवाई 25 अप्रैल को। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अगली तारीख तक नई नियुक्तियां नहीं होगी। तो दोस्तों कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में मुस्लिम ओबीसी का 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। वही दोस्तों इस कोटे को वोकालिंगा और लिंगायत के बीच बराबर 2-2% में बांट दिया गया है। वही दोस्तों सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच से फैसला टालने की मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अगली तारीख तक विवादित निर्णय के आधार पर नई नियुक्तियां नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके पहले 13 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई थी और जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि पहली नजर में कर्नाटक सरकार का फैसला सही नहीं लगता और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उससे जाहिर होता है कि फैसला गलत कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए समय मांगा था और मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि इस दौरान नए रिजर्वेशन कोटे के आदेश के तहत कोई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पायलट के आरोपों पर गहलोत का जवाब, 1.5 साल सरकार में थे सचिन तब क्यों नहीं उठाए मुद्दे, आला कमान को भेजा जवाब। तो दोस्तों पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी है। तो दोस्तों इस मामले पर उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह राधवा के जरिए आला कमान को जवाब भेजा है और पायलट पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। तो दोस्तों पायलट का कहना था कि पिछली वसुंधरा सरकार के समय हुए 45,000 करोड़ के खान घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचार की जांच सीएम अशोक गहलोत ने नहीं कराई है और इसे लेकर उन्होंने 11 अप्रैल को अनशन भी किया था और इस पूरे मामले में गहलोत अब तक चुप्पी साधे रहे हैं। तो दोस्तों गहलोत ने अपने जवाब में कहा है कि पायलट अनशन पर क्यों बैठे यह समझ से परे है। जिन मुद्दों की वह बात कर रहे हैं उन सभी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। या तो पायलट को जानकारी नहीं या फिर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और 1.5 साल तक सरकार में रहते हुए कभी पायलट ने यह मुद्दा नहीं उठाया, 4.5 साल तक इन आरोपों पर चुप रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि खनन आवंटन तो कांग्रेस के दबाव में भाजपा सरकार के दौरान ही रद्द कर दिए गए थे और तब कई लीजधारक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। वही कोर्ट ने 20 फरवरी 2020 को आदेश दिए कि 3 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर समीक्षा की जाए और इस समिति ने भी आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा की थी और लोकायुक्त जांच और सिफारिश के बाद 55 अफसर कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर 91 कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमारी दोस्ती दोस्ती नहीं रिश्ता है, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की, कहा विपक्ष मिलकर मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। तो दोस्तों कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने सोमवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और दोस्तों इस मुलाकात में दोनों ने विपक्षी एकता और भाजपा की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर बातचीत की है। तो दोस्तों वेणुगोपाल ने कहा है कि विपक्षी साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और उद्धव ठाकरे ने के.सी. वेणुगोपाल की बातों के साथ सहमति जताते हुए कहा है कि सभी की अपनी विचारधाराएं होती है लेकिन अभी उनकी लड़ाई संविधान को बचाने की है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि जब हम दोस्ती निभाते हैं तो वह दोस्ती नहीं रिश्ता होता है। हमने 25 साल भाजपा का साथ दिया लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो दोस्तों विपक्षी एकता
समीक्षा को लेकर पिछले हफ्ते मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले थे और बिहार के दो नेता भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 59,727 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयर लुढ़के। तो दोस्तों मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 59,727 के स्तर पर बंद हुआ। वही दोस्तों निफ्टी भी 46 अंक लुढ़का है और यह 17,660 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 शहरों में से 15 शहरों में तेजी और 15 में गिरावट देखी गई है। साथ ही दोस्तों आज के ट्रेड में आईटी, फार्मा, मेटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में तेजी रही और एनर्जी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वही दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों वही आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट और सिर्फ 1 में तेजी देखी गई है और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1.80% की गिरावट रही। वही दोस्तों अंबुजा सीमेंट का शेयर 2.18% लुढ़का। वही अडानी टोटल गैस के शेयर में 0.22% की तेजी रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में एप्पल का पहला स्टोर खुला। मुंबई में सीईओ टीम कुक ने दरवाजा खोलकर हाथ जोड़े। एक फैन 1984 में बना कंप्यूटर लाया। तो दोस्तों भारत में टेक कंपनी पहला एप्पल का ऑफिशियल स्टोर ओपन हो गया है और सीईओ टीम कुक ने कंपनी के पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर को मुंबई में 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ओपन किया है। तो दोस्तों उन्होंने स्टोर का दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में यह स्टोर बना है। तो दोस्तों एप्पल की अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं और दिल्ली के सांकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद दोस्तों इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कई लोगों के मन में सवाल होगा कि एप्पल के कई स्टोर तो पहले से ही भारत में है, इसमें नया क्या। तो दोस्तों दरअसल अभी जितने भी स्टोर एप्पल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सभी कंपनी के प्रीमियम रीसेलर है और प्रीमियम रीसेलर का मतलब ऐसे थर्ड पार्टी स्टोर है जिन्होंने डिवाइस सेल करने के लिए एप्पल से लाइसेंस लिया है। तो दोस्तों एप्पल के ऑफिशियल और थर्ड पार्टी स्टोर में सबसे बड़ा अंतर कस्टमर एक्सपीरियंस का है और ऑफिशियल रिटेल स्टोर को अपने प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों इन स्टोर की कई सारी खूबियां हैं और इस स्टोर में 50% महिलाएं कर्मी है और स्टोर का नेतृत्व भी महिला के हाथ में ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएसके आरसीबी मैच की व्यूअरशिप 2.4 करोड़ ओवरऑल दूसरे नंबर पर। 2019 में भारत न्यूजीलैंड मैच की व्यूअरशिप 2.53 करोड़ के साथ टॉप पर थी। तो दोस्तों आईपीएल में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच हुए मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और दोस्तों इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की संख्या 2.4 करोड़ तक रही है। तो दोस्तों यह आईपीएल की अब तक की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रही है। वही दोस्तों डिजिटल पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान आई थी। उस समय दोस्तों मैच की व्यूअरशिप 2.53 करोड़ थी। तो दोस्तों आईपीएल में सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की तादाद 12 अप्रैल को हुए मुकाबले में नजर आई थी और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच व्यूअरशिप 2.2 करोड़ था। वही आईपीएल में इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मैच आता है और इस मुकाबले में दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग 1.8 करोड़ थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीवी पर मैच देखने वालों की संख्या में ही कमी नहीं आ रही है, बल्कि दोस्तों टीवी पर एडवर्टाइज की संख्या में भी 40% तक की गिरावट आई है और पिछले साल टीवी पर 64 एडवर्टाइज ऐड दिए थे, जबकि दोस्तों इस साल संख्या में कमी आई और केवल 35 एडवर्टाइज ही ऐड रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्डन टेम्पल में लड़की को रोकने में खालिस्तान की एंट्री। आतंकी पन्नू का सेवादार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान, कहा पंजाब नहीं भारत का हिस्सा। तो दोस्तों पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर एक लड़की को घुसने से रोके जाने के मामले में अभी खालिस्तान की एंट्री हो गई है और खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने लड़की को रोकने और यह पंजाब है इंडिया नहीं कहने वाले एसजीपीसी के सेवादार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों इससे जुड़ा वीडियो एसएफजे के प्रमुख गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया है और पन्नू ने कहा है कि लड़के को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने वाले सेवादार
सरबजीत सिंह को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों पन्नू ने कहा है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। यह मैसेज सीधे गोल्डन टेम्पल से आया है और इसका ऐलान सेवादार सरबजीत सिंह जैसे एक सिख ने किया है, जो तिरंगा भारतीय हुकूमत ने वर्ष 1984 में गोल्डन टेम्पल के ऊपर चढ़ाया था। अब वह गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता है और सरबजीत ने हर सिख के मन की यह बात भारतीय हुकूमत तक पहुंचा दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच जिस लड़की को गोल्डन टेम्पल में जाने से रोका गया उसका एक वीडियो भी सामने आया था और दोस्तों इस पर लड़की के चेहरे पर तिरंगा नहीं दिख रहा है और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि लड़की के परिवार के सदस्यों की जेब से प्रतिनिधित्व सामग्री मिली और वीडियो में कहा गया है कि लड़की ने स्कर्ट पहन रखी है जिसे पहनकर गोल्डन टेम्पल में नहीं जा सकते हो। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की ने स्कर्ट नहीं बल्कि फ्रॉक और घुटनों के नीचे तक स्लैक्स भी पहन रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस साल ज्यादा टूर्नामेंट्स में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा। तुर्की में बोली एशियाई खेलों में लूंगा भाग, किसी भी तरह की चोट से बचना चाहता हूँ। तो दोस्तों देश के स्टार ओलंपिक एथलीट नीरज चोपड़ा इन दिनों तुर्कियों के गैलोरिया स्पोर्ट्स एरिया में अपने तकनीकी कौशल में सुधार करने का अभ्यास कर रहे हैं और 2023 में अपने प्रतिस्पर्धी कैलेंडर की शुरुआत से पहले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वह हर गुजरते इवेंट और साल के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते हैं। तो दोस्तों डायमंड लीग 5 मई को दोहा में टी ऑफ करने के लिए तैयार है, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फील्ड एथलीट्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कतर जा रहे हैं और डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोहा की यात्रा करने से पहले जो 2023 का पहला प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट होगा। वही दोस्तों नीरज ने बताया कि कैसे वह दोहा में सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करनाल में 3 मंजिला राइस मिल ढही, 4 की मौत, 25 मलबे में दबे 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। तो दोस्तों हरियाणा के करनाल में मंगलवार तड़के 3:30 बजे शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में 200 दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। लोगों ने बताया कि 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई और तरावड़ी की शिव शक्ति राइस मिल की इस इमारत में करीब 200 मजदूर रहते थे। तो दोस्तों इनमें से कुछ रात को काम पर गए थे और बाकी इमारत में सो रहे थे। वही दोस्तों एनडीआरएफ व पुलिस की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और यह ऑपरेशन 7 घंटे चला। वही दोस्तों शुरुआती जानकारी के मुताबिक मरने वाले मजदूर बिहार के अररिया, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुरा के रहने वाले हैं। तो दोस्तों खगड़िया का रहने वाला चश्मदीद मजदूर विजय कुमार ने बताया कि कल भी बिल्डिंग में काम हुआ और सब थक कर सो रहे थे और रात 3 बजे बिल्डिंग गिर गई। जितने भी बरामदे में सो रहे थे वह सब चपेट में आ गए और रूम में रहने वाले बच गए। तो दोस्तों बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सो रहे सुमित ने बताया कि रात 3 बजे हम सो रहे थे और अचानक धमाके जैसी आवाज आई। बाहर निकल कर देखा तो बिल्डिंग की अगली स्लाइड वाला हिस्सा नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, येदियुरप्पा बोले नेताओं के पार्टी छोड़ने का फर्क नहीं पड़ेगा, कहा वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। तो दोस्तों कर्नाटक में 4 बार सीएम रहे बीएस येदियुरप्पा चुनावी कमान संभाले हुए हैं और इस बार वह सीएम कैंडिडेट नहीं, लेकिन दोस्तों चुनाव की धुरी वही है। तो दोस्तों बेंगलुरु में अपने आवास पर भास्कर से विशेष बातचीत में 81 साल के येदी डबल इंजन सरकार की बात कहते हैं कि डबल ऊर्जावान नजर आती है। तो दोस्तों चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर जाति धर्म से जुड़े सवालों पर शब्द चबाते नहीं, खुलकर कहते हैं और हाँ मोदी शाह की प्रशंसा हर जवाब के साथ जोड़ना नहीं भूलते। तो दोस्तों भाजपा नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या येदी को इसका अंदाजा था? इसके जवाब में येदी कहते कि 3-4 वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। कुछ लोगों के जाने से कुछ जगह थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर राज्य स्तर पर पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो दोस्तों भास्कर ने जब येदियुरप्पा से सवाल किया तो कहा कि संन्यास की घोषणाओं के बाद पूरी भाजपा आपके पीछे दौड़ रही है, ऐसा क्या जादू किया है आपने? तो दोस्तों वह कहते हैं कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का आभारी हूँ कि मुझे संसदीय बोर्ड में रखा। मोदी जी मेरे रोल मॉडल है और मैं 81 साल का हूँ, पार्टी को बहुमत दिलाने तक रिटायर नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजली सब्सिडी रोकने के आरोपों पर एलजी की चिट्ठी, केजरीवाल से कहा आरोप झूठे और अपमानजनक, सबूत दे वरना कानूनी कार्यवाही। तो दोस्तों दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी रोकने के आरोपों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। तो दोस्तों सक्सेना ने लिखा है कि यह आरोप झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार सबूत पेश करे। एलजी ने कहा है कि अगर सबूत नहीं दिए जाते हैं तो केजरीवाल और आम
खिलाफ नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीके सक्सेना पर आरोप लगाए हैं कि वह दिल्ली सरकार की पावर सब्सिडी प्रोग्राम की फाइल रोक कर बैठी है। इसकी वजह से यह प्रोग्राम लेट हो रहा है और मंत्रियों ने कहा है कि एलजी पावर सब्सिडी रोकने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल सरकार की राज्य के किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है और एलजी कार्यालय जानबूझकर इसके बारे में गलत सूचनाएं फैला रहा है। वही दोस्तों, आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली में बिजली सब्सिडी करना चाहती है और बंद पीएमओ के दबाव में एलजी के सक्सेना बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश भी कर रही है। तो दोस्तों, दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी और शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी है और अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। और इससे पहले फाइल को मंजूरी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौरा भी चला था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टीएमसी नेता मुकुल रॉय लापता, बेटे का दावा, दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, अब संपर्क नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय लापता हो गए हैं और उनके बेटे शुभांशु रॉय ने यह दावा किया है कि उन्होंने बताया था कि रॉय का सोमवार शाम से कोई पता नहीं है और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, शुभांशु ने बताया कि रॉय सोमवार शाम को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकले थे और उन्हें रात 9:55 पर दिल्ली लैंड होना था, लेकिन अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और कल शुभांशु ने कोलकाता के NSCBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। और दोस्तों, बेटे ने कहा है कि उनके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है और सभी को उन पर राजनीति करने से बचना चाहिए। वही दोस्तों, आपको मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि मुकुल रॉय की रविवार को उनके बेटे से बहस हुई थी, जिसके बाद वह कथित तौर पर गायब हो गए थे। और इसके अलावा रॉय स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं और फरवरी में अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी पत्नी कृष्णा रॉय का भी निधन हो गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं हमारे सवाल का जवाब तो फटाफट से हमें कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।